और मैं सोई, मुझे आधा घंटा ही हुआ होगा सोई को, और ऐसे ठक ठक की आवाज़ आने लगी थी, ठक ठक ठक, मतलब कोई किसी चीज़ को मार रहा है। मैं वहाँ गई और अक्षित अपने सिर को अपनी अलमारी के दरवाजे पे मार रहा है और हंस रहा है और उसकी बॉडी शिवर कर रही है और वो मारे जा रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि दिनेश सोया कैसे है। मैंने हल्की सी नज़र करी दिनेश की तरफ, तो अक्षित ने, दिनेश के सिर पे बाल होते हैं ना, वो आधे बाल उसके, शायद मतलब दिनेश के बाल वो बेड पे पड़े हैं और उसकी स्कैल्प से खून निकल रहा है फ्रीक्वेंटली। नमस्कार दोस्तों, पता नहीं मैं ये वीडियो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। ना जाने कौन सा मेरा ये रीटेक है। ऐसा लग रहा है कि कोई तो ऐसी एनर्जी है, कोई तो फोर्स है जो नहीं चाह रही है कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घटना की कहानी बताना चाहता हूँ जिसमें एक बड़ी विचित्र भूतिया शक्ति इन्वॉल्व थी, जिसने एक परिवार को कुछ इस कदर से बर्बाद करके रख दी कि आज वो चैन से जीने के काबिल नहीं बचे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं भी ये कहानी आपको सुना नहीं पा रहा हूँ। होता है कई बार ऐसी फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती है किन्हीं घटनाओं में, लेकिन मैं ये कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को। मैं चाहता हूँ कि आपको भी पता चले, आपको भी सीख मिले। तो अब डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में 4 दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था वंशिका, एक का नाम था अंशिता, एक का नाम था अर्चित और एक का नाम था शगुन। ये चारों, समझ लो उम्र की बात करूं मैं तो 20-21 साल के आसपास के रहे होंगे। पढ़ाई कर रहे थे और फाइनल ईयर के आसपास ही थे अपने पढ़ाई के। हमीरपुर में नहीं रहते थे, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में अलग अलग शहरों में चले गए थे। लेकिन जब कभी भी मौका मिलता था तो ये लोग हमीरपुर में आपस में मिलते थे और घूमने फिरने के लिए कहीं जाते थे। जैसा कि आम दुनिया में भी होता है कि हम लोग रहने वाले कहीं और के होते हैं, कहीं और सेटल्ड हो जाते हैं, और फिर जब हमको अपने गांव की याद आती है, अपने परिवार की याद आती है, तो हम अपने घर वालों के पास जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं और फिर उनके साथ भी कहीं घूमने के लिए जाते हैं। वैसे इन चारों का भी फंडा था। इन चारों को ना बचपन से एक जगह बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिसका नाम है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में ही है। अच्छी घूमने की बहुत फेमस जगह है। दूर दराज से भी, फॉरेन से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो इनको भी वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद था। क्लास 12th से वहाँ पे आ रहे जा रहे थे। मतलब इनके घर वाले इनको थोड़ा सा छूट भी देते थे कि जाओ बच्चों। कई बार जब इन लोग छोटे थे, 18 साल के नहीं हुए थे, तो इनका ड्राइवर होता था, गाड़ी से लेके जाता था। अच्छी खासी इन लोगों की लाइफ थी। 14 जून की बात है, अभी की तो बात है, अभी तो निकला 14 जून। 14 जून को ना वंशिका का जन्मदिन था और इस बार वंशिका चाह रही थी कि मैं इस बार का अपना जन्मदिन पहले की तरह मनाऊं, अपने पुराने दोस्तों के साथ। वंशिका चंडीगढ़ में रहती थी, यहीं पर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका बहुत मन किया कि मैं जाऊं और अपने बचपन के दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूं। उसने फ़ोन लगाई। अब जो इसमें अंशिता थी ना, वंशिका की एक फ्रेंड, मैंने अंशिता का भी नाम लिया था ना सेकंड नंबर में, तो अंशिता वंशिका के साथ उसी की कॉलेज में पढ़ रही थी। अब थोड़े अलग थे अर्चित और शगुन। तो अंशिता तो तैयार हो गई थी कि वंशिका के साथ जाएगी वो पहले की तरह, जैसे जाते थे हम लोग धर्मशाला, वैसे ही जाने के लिए तैयार थी। तो अभी ये फ़ोन लगा रही है। सबसे पहले शगुन को लगाई, शगुन धर्मशाला चलेगी क्या, 14 को मेरा जन्मदिन है। शगुन बोलती है ठीक है चलूँगी। शगुन बहुत सीधी सादी, साधारण सी, समझदार सी लड़की थी। शगुन तो हाँ बोल देती है। फिर ये सोचते हैं कि अर्चित से भी पूछ लेते हैं। अर्चित भी इनके बचपन का दोस्त है, अच्छा नेचर का, मतलब, लेकिन वो ऐसे भूत प्रेत की चीज़ों को मानता नहीं है, भगवान को भी नहीं मानता है। अर्चित को फ़ोन लगाया जाता है, अर्चित चलेगा क्या, जन्मदिन है ये वो। अर्चित बोलता है क्यों नहीं, चलूँगा। थोड़ा बिंदास टाइप के नेचर का था। अर्चित ये कहता है कि हम लोग पहले भी वहाँ पे गए हुए थे, तो वहाँ पे एक गाइड मिला था हमको, याद है, दिनेश नाम का, उससे बात कर लेंगे और इस बार भी उसी के थ्रू घूमेंगे। वो अच्छी अच्छी जगह घुमाता है। हालांकि ये धर्मशाला कई बार घूमने के लिए जा चुके थे और वहाँ के चप्पे चप्पे में घूम चुके थे, लेकिन फिर भी इस बार भी ये लोग जा रहे थे इस सोच के साथ कि वंशिका का ये वाला जन्मदिन जो है थोड़ी अलग तरीके से मनाएंगे और ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह में जाएंगे, ऐसी हिडन प्लेस में जाएंगे जिसके बारे में बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोगों को होता है। तो सब तैयार थे, चारों तैयार है। वंशिका ने अपने घर पर फ़ोन लगाई और बोली गाड़ी का इंतज़ाम हो जाएगा क्या। पापा ने बोले अरे क्यों नहीं, लेके जाओ, जन्मदिन है तुम्हारा। ठीक है। ये लोग 10 जून को प्लान बनाते हैं कि 10 जून की इवनिंग में 6 बजे के आसपास हमीरपुर से धर्मशाला के लिए निकलेंगे। 90-100 किलोमीटर के आसपास की दूरी होगी हमीरपुर से धर्मशाला की। ये लोग इवनिंग में निकल जाते हैं और प्रॉपर रात होने से पहले ये पहुंच भी गए। फटाफट अपनी गाड़ी चलाए हैं
एक ही गाड़ी में ये चारों दोस्त लोग सवार हुए हैं और पहुंच गए धर्मशाला। धर्मशाला में मैक्लोडगंज नाम की एक जगह है, वहाँ पर इन लोगों ने पहले से ही ऑनलाइन होटल वगैरह का पता करके रखे थे। उस होटल में चेक इन किए हैं और डिसाइड किए कि अब आज रात में क्या घूमना। 11, 12, 13 3 दिन का अपना मस्त घूमने का टाइम रहेगा। 14th को वंशिका का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे और 15th को अपने घर वापस हमीरपुर चले जाएंगे, क्योंकि फिर पढ़ाई करने के लिए भी चंडीगढ़ और जहाँ जहाँ से सब लोग हैं वहाँ जाना है। ऐसी प्लानिंग हुई थी। तो ये लोग आए हैं रात में और थोड़ा खाना वाना खाए हैं अपने मैक्लोडगंज के कमरे में, और फिर डिसाइड करते हैं कि यार क्यों ना दिनेश से बात कर ली जाए, यहाँ का गाइड, लोकल गाइड जो लोगों को घुमाने का काम करता है। दिनेश का नंबर था पहले से अर्चित के पास, क्योंकि ये लोग जब भी आते थे दिनेश के थ्रू घूमते थे। दिनेश को फ़ोन लगाया गया, दिनेश ने बोला ठीक है मैं अभी एक बार आ जाता हूँ, आप लोगों से मिल लेता हूँ, कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है, उसकी एटलीस्ट बैठ के प्लानिंग कर लेते हैं। अर्चित ने बोला बढ़िया है भाई आ जाओ। अब दिनेश इन लोगों से मिलने के लिए इनके होटल रूम में आता है। बोलता है सबसे पहले तो आप होटल रूम में नहीं, एक बेस्ट जगह आपको बताता हूँ, आप यहाँ से कल चेकआउट मारिए और एक प्रॉपर मतलब एक घर जैसा मिलेगा, एयरबीएनबी के जैसे घर होते हैं ना, प्रॉपर घर। एयरबीएनबी नहीं था ये, लेकिन एक घर मतलब रेंटेड घर आपको दिला दूंगा मैं, वहाँ पर आप लोग रहिए, एंजॉय भी अच्छा कर पाएंगे और एक अलग एक्सपीरियंस भी होगा। होटल रूम में तो सब लोग रुकते हैं। तो इस बात पे सब लोग तैयार हो गए। अब बात निकली कि कहाँ कहाँ घूमना है। ठीक है भाई होटल रूम तो कल चेंज कर लेंगे, लेकिन कल कहाँ कहाँ घूमना है ये तो डिसाइड करो। तो ये इस बार पूछता है अपना दिनेश गाइड इन लोगों से, देखिए आप तो अब बहुत कुछ जानने लगे हैं अपने धर्मशाला के बारे में, इतने बार घूमने के लिए आए हैं, आप ही लोग बताइए कि इस बार आप किस तरह से धर्मशाला को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपको कुछ ऐसी जगह जाना है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, कोई ऐसी जगह जाना है जिसकी कहानियाँ बहुत अतरंगी है, कोई ऐसी जगह जाना है जिसकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा डार्क है। तो ये लोग बोलते हैं एक मिनट बहुत ज़्यादा डार्क है मतलब हम समझे नहीं। दिनेश बताता है हाँ धर्मशाला में भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जिनका इतिहास, जिनकी कहानियाँ कुछ ऐसी है कि कई लोगों की रातों की नींद उड़ा कर रखते हैं। ऐसी जगहों पर भूत प्रेत भटकते हैं, आत्माओं का वास होता है। तो ये बात सुन के इन चारों को बड़ी हैरानी होती है। धर्मशाला ये लोग कई बार आ चुके हैं, लेकिन कभी ऐसी जगह से इनका सामना नहीं हुआ है। तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। तो ये कहता है कि हाँ बिल्कुल हम जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको ट्रैक करके जाना होगा, ट्रैकिंग करके। ये सुन के तुरंत ही वंशिका कह देती है कि नहीं, 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, ट्रैकिंग वगैरह करने वाली बात है तो मैं ट्रैकिंग नहीं करूँगी। रीज़न ये है कि इसको पहले से पता था, वंशिका के घर में लोग पहले से ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास करते थे, ये चीज़ें जानते थे, उसे घर वाले भी और वंशिका खुद भी। कई किस्से, कई कहानियाँ इन लोगों ने सुने हुए थे। किस्से कहानियाँ ये कि रात के समय हिमाचल की पहाड़ियों में ट्रैक करो तो कई बार ऐसी ऐसी एनर्जी से सामना हो जाता है जिसका सामना कभी कोई नहीं करना चाहेगा। मतलब कुछ लोग मानते हैं कि पहाड़ियों में रात के समय, आधी रात में कुछ परियां घूमती है, कुछ भूत घूमते हैं, कुछ जिन्न घूमते हैं। मतलब जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन ये बातें हमेशा डराने वाली होती। वंशिका ने कई कहानियां सुनी हुई थी कि रात में कोई ट्रैकिंग करने के लिए निकला था, जबकि कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई निकल गया तो उसके साथ ऐसी भूतिया घटना घट गई, उसके साथ ऐसा भूतिया कांड हो गया। वंशिका ने हमेशा से ये कहानियां सुनी हुई थी, इसलिए ये इस मुद्दे को तुरंत रोकती है, बोलती कि नहीं हम ट्रैकिंग के लिए नहीं जाएंगे, बाकी जो प्लान बनाना है बना लो, हम ट्रैकिंग के लिए नहीं जाएंगे। अब अर्चित पता नहीं क्या दिनेश को इशारा कर देता है। दिनेश बोलता है ठीक है आप लोगों को ट्रैकिंग में नहीं जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग मुझे बता देना कि कहाँ कहाँ जाना है, अभी मैं निकलता हूँ, आप लोग भी अपना रात को कंटिन्यू करो। अब ये रात कट जाती है, अगला दिन निकलता है, ये लोग अगले दिन अपने हिसाब से घूमते हैं। अगले दिन यानी 11th तारीख को, 11th की रात में ये लोग ये धर्मशाला में ही जो क्लब्स वगैरह होते हैं वहाँ पर जाते हैं, थोड़ा डांस वांस मौज मस्ती सब कुछ होता है। और आज का दिन भी 11th का दिन भी ख़त्म हो जाता है। अब 12th का अगला दिन निकलता है और 12वीं तारीख को भी ये लोग धर्मशाला अपने हिसाब से घूम लेते हैं। लेकिन जब इवनिंग की बात आती है, मतलब लगभग 4 साढ़े 4 बज जाते हैं धर्मशाला में ही इन लोगों को, तो फिर से अर्चित कहता है लड़कियों से, वंशिका से, अंशिता से और शगुन से कि देखो अब तो हमने जितना घूमना था घूम लिए, अभी भी हमारे पास 3 दिन है। मतलब 12 तारीख आज हो रही है, आज का आधा दिन, फिर 13 का दिन, फिर 14 का दिन, फिर 15 को हमको निकलना है। क्या करेंगे इतने दिन, चलो ना एक बार ट्रैक करने के लिए चलते हैं। बहुत बहुत जिद करता है, बहुत जिद करता है। अब जो अंशिता थी ना,
इनकी ग्रुप में अंशिता भी थोड़ी सी इसी के टाइप के नेचर की थी, अर्चित के नेचर की। तो अंशिता भी कहती है कि हाँ यार वंशिका, एक बार चल के थोड़ा घूम लेते हैं ना, एक बार ट्रैक करके देख लेते क्या होता है, तो इतना क्यों घबरा रही है। वंशिका कहती है कि ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा रात नहीं करेंगे, जितनी जल्दी जल्दी हो सके हम ट्रैक को ख़त्म कर देंगे, बुलाओ दिनेश को। अर्चित खुश होकर दिनेश को फ़ोन लगाता है, बुलाता है, भाई जल्दी आ जाओ, ट्रैक करने निकलना है। अब फटाफट दिनेश आ गया, ये लोग ट्रैक करने के लिए निकल गए। अब ज़्यादातर लोग 6 साढ़े 6 बजे के बाद ट्रैक करते नहीं है, ये लोग अपनी ट्रैकिंग की शुरुआत 4:30 बजे कर रहे हैं। इनको एक ट्रैकिंग के पॉइंट पर पहुंचना है जहां से इन लोग चलना शुरू किए हैं। जहां तक ये लोग जाने वाले हैं वहां तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगने वाले हैं। फिर 3 घंटे चढ़ के जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, ऐसे में तो रात के 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। लेकिन फिर भी ये लोगों ने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट किए, जबकि वंशिका को मालूम था कि कुछ भी हो सकता है, घबराहट वाली बात है। फिर भी पता नहीं क्यों वंशिका ने हाँ कह दी और ये लोग चलना शुरू किए। पहले तो नॉर्मल जैसे सब लोग जाते हैं वैसे ये लोग ट्रैक पे जा रहे थे। फिर अचानक से एक दूसरे रास्ते में चलवाने लगता है ये दिनेश। वंशिका घबरा जाती है और दिनेश से कहती है कि दिनेश हम किस तरफ जा रहे हैं, ट्रैकिंग का रास्ता तो ये है ना। दिनेश कहता है आप लोग चलिए, तो आपको कुछ अलग हिस्सा एक्सप्लोर करना है ना धर्मशाला का, हिमाचल का, मैं आपको लेके चलता हूँ। वंशिका ने बोली ठीक है चलो चलते हैं। ये लोग चलते 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 एक खंडर घर के सामने पहुंचे। ये घर बाहर से बहुत ज़्यादा क्रीपी वाइब दे रहा था। इस समय शाम के 6 साढ़े 6 के आसपास का टाइम हो रहा था। बादल कुछ इस तरह से बने हुए थे कि बस कभी भी फट पड़ेंगे, कभी भी बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी। इसकी क्रीपी वाइब को देख के, मौसम को देख के, ना जाने क्यों वंशिका को फिर से ऐसा एहसास हुआ कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमको इस घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, हमको इस ट्रैक को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हम लौट जाते हैं। वंशिका ने फिर से अपने इन लोगों को कही और इस बार वंशिका की बात सुन के शगुन ने भी कही कि हाँ हमको लौट जाना चाहिए। ये लोग बात कर रहे हैं, इतने में जो अर्चित है वो घर के अंदर घुसने लगा। तो दिनेश भी चल पड़ा। लड़के लोग दोनों चले गए तो इन लड़कियों ने बोले कि चलो यार इतना इनका है ही तो एक बार चल के देख लेते हैं, ज़्यादा मस्ती मौज नहीं करेंगे, आज से हम फिर फटाफट निकलेंगे, ट्रैकिंग को कंप्लीट करेंगे और घर जाएंगे। ये लोग जैसे उस घर के अंदर जाते तो क्या देखते हैं कि लिटरली वो जो घर है वो पूरी तरीके से खंडर है, सुनसान है, चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हुई है, कहीं जगह शराब की बोतलें फैली हुई है, नशे पत्ती की चीज़ें फैली हुई है। मतलब लिटरली खंडरों में जैसे आउटर इलाके में कोई खंडर हो, शहर के आउटर इलाके में, तो उसकी क्या गत कर देंगे लोग, वैसे इसकी हालत किए हुए थे। लेकिन ये इस घर को देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो खींच रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है थोड़ी डिफरेंट टाइप की, ऑफ बीट टाइप की लोकेशन में फ़ोटो खींचना। तो अर्चित खींच रहा था, अंशिता भी खींच रही थी। इतने में अर्चित की नज़र पड़ती है अंदर के कमरे में लगे हुए एक मिरर के ऊपर। ये जो मिरर था ये लिटरली ऐसा मिरर था कि जैसे रोज़ कोई उसको साफ़ करता है, बिल्कुल भी कोई भी दाग नहीं, कोई भी धूल नहीं। जबकि ये जो पूरा घर है वो गंदगी से भरा पड़ा हुआ है, मैसी है, पूरा बर्बाद है। लेकिन इसी घर में लगा हुआ एक आईना इतना साफ कैसे चमचमाता हुआ, जैसे अब भी कोई उसको एकदम साफ करके गया हो। तो वो देखा, अरे बोले यार ये तो बड़ा अच्छा मिरर है। पता नहीं इस मिरर को देख कर अर्चित को क्या हो गया। मिरर के पास गया, मिरर में ऐसा नॉक करता है और कहता है कि आखिर हम मिल लिए, आखिर हम मिल लिए इतने सालों बाद। अब जो हम मिल गए हैं तो चलो कुछ अलग करते हैं। ऐसा मिरर में अपने आप को देख के बोल रहा है। तो ये चीज़ देखकर वंशिका को थोड़ा गुस्सा आया। एक तो वंशिका को पहले ही घबराहट हो रही थी इस ट्रैकिंग को शुरू करने से पहले ही। इस घर में जाने से भी पहले वंशिका के मन में उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे थे। अब इस घर में आने के बाद ये अजीबोगरीब आईना दिखाई दिया और उस अजीबोगरीब आईने के सामने जाकर ये ऐसी अजीबोगरीब बात कर रहे हैं अर्चित, तो वंशिका को गुस्सा आएगा ना कि 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, तू उसको रियून क्यों करने की कोशिश कर रहा है। उसको ऐसा कॉलर पकड़ी, पीछे खींच ली, बोली क्या कर रहा है यार तू, ठीक है अभी बहुत हो गया है, इस तरह की मस्ती मुझे पसंद नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। ये यहाँ पर ऐसे अर्चित से बात कर रही है कि टंग टंग टंग, फिर से मिरर नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है वंशिका को। वंशिका फिर मिरर की तरफ देखती तो क्या पाती है कि इस बार अंशिता मिरर को नॉक करके ऐसा देख के स्माइल कर रही है। वंशिका कहती है कि बहुत हो गया, अब हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं बिताएंगे, अब यहाँ से चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये अपने दोस्तों से बात कर ही रही है वंशिका, शगुन से, अंशिता से, अर्चित से। कितने में वंशिका क्या नोटिस करती है कि इनके साथ जो गाइड आया हुआ है वो बाहर भाग गया।
गाइड क्यों बाहर ऐसे भागा, मतलब बड़ा अजीब लगा अंशिका को देख के। वो गाइड के पीछे गई और बोलती क्या हो गया, आप ऐसे क्यों भागे अंदर से। गाइड दिनेश कहता है कि नहीं अब हो गया, मुझसे गलती हो गई है, हमको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, आपके दोस्त लोग अब थोड़ा ज़्यादा ही कर रहे हैं, और ऐसा जिस किसी ने भी किया है उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। जिस तरीके से दिनेश ने बोला ना, वो तरीका अंशिका को और भी ज़्यादा डरा दिया। अंशिता ना चाहते हुए बहुत ज़ोर से डर गई, बहुत ज़ोर की बिजली कड़की और ऐसा लगा कि बस बारिश हो ही जाएगी। मन तो कर रहा था कि नीचे ही चले जाए, लेकिन फिर ये लोग अंदर से आए बाहर, बाकी तीनों जो अंदर थे, और बोलने लगे अरे चलो चलो अब हो गया, अब कोई मस्ती नहीं कर रहा है, इज्जत से अपनी ट्रैकिंग कंप्लीट करते हैं और घर जाते हैं। ठीक है, ये लोग हम निकल पड़े हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि अपनी ट्रैकिंग को पूरी करेंगे। अब ये लोग वापस से चलना शुरू किए हैं और इस घर को छोड़कर ये लोग 1 घंटे और ऊपर की तरफ बढ़े हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बात करते करते, कि अचानक से इनको समझ में आता है कि ये जो अर्चित है जो चल रहा है वो बड़ी अजीब सी हरकत कर रहा है। तो वंशिका रुकती है और अर्चित की तरफ देखती, बोलती अर्चित क्या हो गया। अर्चित ना अपनी ऐसे बड़ी अजीब तरीके से आंखें घुमा रहा था, एक ही पॉइंट में देकर ऐसे 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 ऐसे, अरे बड़े अजीब सा घुमा रहा था, नॉर्मल नहीं था वो। तो वंशिका रुक गई और बोलने लगी अर्चित क्या हो गया, तू ठीक तो है ना। अंधेरा लगभग हो ही चुका था, ये लोग अब टॉर्च की मोबाइल की रोशनी से चल रहे थे, मोबाइल में जो फ्लैश लाइट होता है उसकी रोशनी से चल रहे थे। वंशिका का शगुन का ध्यान गया ही अर्चित के ऊपर कि अर्चित बिल्कुल ऐसा सावधान वाली पोजीशन में आया, अपनी आंखों को ऐसी स्टेबल किया एक ही पॉइंट पे, और मुंह के बल फट से ऐसा गिरा है बेहोश होके। तो डर के मारे लड़कियों ने चिल्ला दी क्या हो गया अर्चित, तू ठीक तो है ना। अर्चित को ऐसे देख के चिल्ला दी, अर्चित गिर गया है और थोड़ा ऐसे ऐसे कांपने लगा है। दिनेश आया भागते हुए, अर्चित अर्चित ठीक तो है कि नहीं। उसके ऊपर पानी वानी डालो, उसको पानी पिलाया, वो थोड़ा सा ऐसा नॉर्मल हुआ और बैठा और बोलने लगा कि अब आ गए ना तुम लोग, आ गए तुम लोग, अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, देखते जाओ। बार बार यही चीज रिपीट करने लगा, यही चीज रिपीट करने लगा। इतने में वंशिका की नजर पड़ती है कि हमारे साथ हमारी दोस्त अंशिता तो है ही नहीं। वो घबराकर बोलती है अंशिता, चिल्लाती है जोर से, लेकिन दूर दूर तक अंशिता का कोई रिस्पॉन्स नहीं सुनाई देता है। पूरी तरीके से इलाका ब्लैंक है, जंगलों से घिरा हुआ है, पहाड़ी से। इनके साथ यही लोग हैं बस, वंशिका है, अर्चित है, शगुन है, दिनेश है, लेकिन अंशिता हो गई है गायब। घबराहट हो गई कि कहाँ गायब हो गई हमारी फ्रेंड। मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरीके से जा चुका है, ये लोग अपने मोबाइल का नेटवर्क चेक करते कि फ़ोन करते उसको, पूरी तरीके से नेटवर्क जा चुका है। पता नहीं कैसे वंशिका के दिमाग में आता है कि अब हमको यहाँ से चलना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम हो गई। पता नहीं अंशिता कहाँ पर रह गई, भगवान ना करे कोई जंगली जानवर ने उसके ऊपर हमला तो नहीं कर दिया। हम लोग पीछे आ रहे थे, उसको पीछे से किसी ने खींच तो नहीं लिया, जानवर नहीं तो कोई इंसान ही गलत नज़रिए से उसको खींच तो नहीं लिया, भगवान ना करे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। चलो वापस जाएंगे, उसको ढूंढेंगे। तो ये लोग वापस से ढूंढते ढूंढते नीचे की तरफ आने लगे। आधा रास्ता इन लोगों ने तय किए हैं, अंशिता इन लोगों को नहीं मिली। पता नहीं वंशिका के दिमाग में कैसे हिट किया कि हम वापस से उसी घर की तरफ जाते हैं जिस घर में वो सब कुछ हमने देखे थे, वो आईना था। पता नहीं कैसे दिनेश बोलता है कि सचमुच में उस घर की तरफ वापस से जाना है। वंशिका कहती है पता नहीं, मेरा मन कह रहा है कि अंशिता वहीं पर फंसी हुई है, हमको वहीं पर जाना चाहिए। बोलते ठीक है चलो। अब लेकिन ये पूरे रास्ते में अर्चित वही कर रहा है, अजीब सी बातें कर रहा है। मैं इसको लेकर जाऊंगा, वो आ गए हैं, तुम आ गए हो, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं सब खत्म करके रख दूंगा, ऐसी बात कर रहा है, बड़ी अजीब सी बात। ये लोग ऐसा करते करते अर्चित को संभालते संभालते उस घर की तरफ आ गए, वही खंडर घर। जैसे ही अंदर घुसते हैं टॉर्च वॉर्च चालू करके, क्या देखते हैं कि अंशिता वो आईने को जो दीवार में टंगा हुआ था निकाल के ज़मीन में पड़े के ऐसा एक पॉइंट में देखकर हल्की सी मुस्कान पकड़ी हुई है और उसको ऐसा पकड़ के रखी हुई है, ऐसा आईने को ऐसा जकड़ के। आईने का कुछ नुकीला हिस्सा उसकी बॉडी में, उसके चेस्ट में घुस भी रहा है, उसको थोड़ा चोट भी लग रहा है, उसका खून भी निकल रहा है, लेकिन वो ऐसे ही पकड़ी हुई है और ऐसे ही देख रही है जैसे कि उसने बहुत कोई खूबसूरत चीज़ देख ली होगी आसमान की तरफ। कमरे के अंदर पड़े ये घबरा गई वंशिका और शगुन देख के, भाग कर गई है कि इधर अर्चित तो अजीब सा कर ही रहा है, तुझे क्या हो गया, तू ठीक है कि नहीं। उसको उठाने की कोशिश करने लगे, उसके ऊपर पानी वानी डाले और फिर वो थोड़ा सा रियलाइज़ करी और उठी। बोले तुम लोग कैसे आए यहाँ पे, चलो यहाँ से चलते। उठ के कहने लगी ऐसा,
बड़ा अजीब सा बिहेवियर था इसका इस समय के लिए, अंशिता का। खैर ये लोग जैसे तैसे करके दिनेश की मदद से, क्योंकि दिनेश थोड़ा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी है, उसकी मदद से अजीब सी हरकत वाले अर्चित को और अंशिता को लेकर ये लोग नीचे की तरफ आए धर्मशाला में, जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे। वहाँ पर आने के बाद सबसे पहले ये लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जैसे गए, हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि ये बड़ा अजीब टाइप का केस लग रहा है, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। क्योंकि क्या हुआ था ना, जब वो ऐसा मुंह के बल गिरा था अपना अर्चित, ऐसा झटका लेके ऐसा मुंह के बल गिरा था, तो एक नीचे नुकीला पत्थर था जो उसके यहाँ पर घुस गया था और उसका खून बह रहा था, बड़ा भयंकर वाला। तो अभी लोग क्या सोचेंगे, कोई भी जगह पे कोई लोग क्या सोचेंगे कि ऐसे कम उम्र के लड़के लड़कियां लोग हैं तो लड़ाई मारपीट तो नहीं कर लिए हैं, ऐसे ही सोचेंगे ना। इसलिए उन लोगों ने बोले कि पुलिस को बुलाना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों ने अच्छे समझा, अपने घर वालों से बात करा दी। बाकी घर से भी बहुत डांट पड़ी उस समय के लिए, बाकी घर वालों से बात करा दी तो जो हॉस्पिटल वाले थे उन लोगों ने इनको एडमिट कर लिए। वो तो मतलब लिटरली हॉस्पिटल में आने के बाद बेहोश हो गया, अर्चित बेहोश हो गया। लेकिन अंशिता जो थी वो थोड़ी स्टेबल थी, उसको जो थोड़ा बहुत खून आया था उसने जहाँ जो पकड़ के रखी थी उसको थोड़ा सा ट्रीट कर दिए खून को। और उससे ये लोग पूछने लगे, सब लोग, दिनेश भी, वंशिका भी, शगुन भी, कि अंशिता तुझे ऐसा क्या हो गया था, तू कैसे उस घर के अंदर वापस से चली गई, तू तो हमारे साथ वापस से ट्रैक के लिए ऊपर चढ़ना शुरू करी थी ना। ये बोलती हाँ यार मैं तुम्हारे साथ चली रही थी पीछे पीछे, अचानक से एक पॉइंट में मेरा हाथ किसी ने पकड़ा, मैं जैसी पीछे पलट कर देखी तो पीछे एक बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की। वो मुझे इशारा करी और नीचे चलने के लिए कही। मैं कुछ कहना चाह रही थी तुम लोगों को, लेकिन फिर भी मैं कुछ कह नहीं पाई। मैं सिर्फ उसी लड़की की तरफ देखते रह गई। वो लड़की नीचे लेकर आई मुझे, उसी घर तक जहाँ पर मैं तुमको मिली शायद, वहाँ तक लेकर आई और वो चलते चलते आईने के अंदर चली गई। वो आईने के अंदर गई वो लिटरली लड़की, लेकिन मुझसे देखा नहीं गया कि वो आईने के अंदर कैसे जा रही है। तो मैं दौड़ते दौड़ते गई और उस लड़की को पकड़ने के लिए मैंने उस आईने को पकड़ ली। और जैसे मैंने आईने को पकड़ी मुझे एक झटका सा लगा और बहुत सारी आंखों के सामने चमक हुई मेरे। उसके बाद वो चमक ख़त्म हुई तो तुम लोग मेरे सामने खड़े हुए थे। मुझे और कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो लड़की कहाँ चली गई आईने के अंदर घुस के, फिर मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इन लोगों को अपने कानों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि अंशिता क्या बात कर रही है यार। बाकी तुरंत ही वंशिका ने अपने पापा को फ़ोन करके बुला ली। तो वंशिका के पापा और अंशिता के पापा दोनों ही एक गाड़ी से इधर पहुंच गए। और जब इन लोगों ने देखे, इन दोनों के पापा लोगों ने, अर्चित की हालत, तो अर्चित के घर वालों को बुला लिया कि देखो लड़के की ऐसी ऐसी हालत हो गई है। उसके भी पापा आए, अर्चित के भी। फिर डिसाइड किए कि अब तो रात का वक्त हो चुका है, इतनी रात हो गई है, अब नहीं जा सकते, हम वापस नहीं जा सकते। एक काम करते हैं, एक रात यहीं पर रुक लेते हैं और फिर यानी जो ये लोग जिस घर में रुके हुए थे उस घर में रुक जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह निकल जाएंगे। इस चक्कर में अर्चित के पापा, वंशिका के पापा, अंशिता के पापा इस घर में रुक गए जिस घर में ये रुके हुए हैं। बाकी लड़के लड़कियाँ तो सब रुके हुए हैं। रात का वक्त था, सब लोग सो रहे थे, अगले दिन निकलने की प्लानिंग थी। वंशिका एक अलग कमरे में अकेली सो रही, ठीक है। वंशिका को अजीब सी आवाज़ सुनाई दी बाजू वाले कमरे से, जिस कमरे में अर्चित और अर्चित के पापा सो रहे थे। उस कमरे से एक अजीब सी ठक 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 ऐसी आवाज़ सुनाई दी। ये बोली काय की आवाज़ है यार। ये उठ के बाजू वाले कमरे में गई तो क्या देखती है कि अर्चित एक दीवार में सट ठक ठक ऐसा सर पीट रहा है, उसके सर से खून आ गया, आँख खोल के पीट रहा है, जैसे ऐसा लग रहा था होश में पीट रहा है। इसने बस चिल्लाने को हुई है कि अर्चित तू क्या कर रहा है। इतने में अर्चित सर ठोकना बंद किया, इसकी तरफ देखा और झटके से इसके पास आके ऐसा गला ऐसा पकड़ के ऐसा मोड़ा है ना, इसके नेक में यहाँ से फ्रैक्चर हो गया। और ये घबराहट में ऐसा ऐसा हम बचने के लिए करते हैं ना, तो ऐसा बचने को हुई है। इसकी सांस वास तो सब रुक गई थी वंशिका की, लेकिन इसके हाथ से कुछ गिर गया। वो गिरने की आवाज़ से उस कमरे में जो अर्चित के पापा सो रहे थे वो उठ गए। जैसे वो उठे तो चिल्ला चोट हो गई, अर्चित को जैसे तैसे करके छुड़ाया गया। वंशिका का तो गया था, ये वाला पोर्शन की हड्डी चली गई थी, पूरा फ्रैक्चर जैसा हो गया था। जैसे तैसे करके उसको शांत कराया गया, फिर हॉस्पिटल लेकर गए। और फिर अगले दिन डॉक्टर ने बोल दिया कि आप इसको लेके जाओ, ये थोड़ा सा ठीक है। मतलब डॉक्टर ने भी थोड़ा ट्रीटमेंट किए, बोले ये थोड़ा सा ठीक है, अब आप लोग जहाँ रहते हो हमीरपुर वहीं पे इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओ, वरना यहाँ पर कितने दिन तक रहोगे। अब अर्चित वगैरह को सबको लेकर गए हैं वापस हमीरपुर। इसका बर्थडे सब ख़त्म, अभी खेल इतना कांड हो गया। वंशिका 3-4 दिन बाद अपने कमरे में यूं ही बैठी हुई थी, उसका फ़ोन बजता है।
फ़ोन था अंशिता का। वो जैसी फ़ोन उठाती है तो अंशिता बताती है कि अब अर्चित इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी लिटरली वहीं पर जान सूख जाती है, खून सूख गया ये सुन के वंशिका का कि ये क्या हो गया। और ये दिन मतलब इसके जन्मदिन के एक दिन बाद वाला ही दिन था। मतलब 15 जून की बात या 16 जून की बात रही होगी, हद से हद। इसका पूरा खून सूख गया। जैसे जैसे सब लोग इकट्ठे हुए उसके अंतिम संस्कार में बड़ा दुख हुआ, वंशिका को भी बड़ी घबराहट हुई। उसके कुछ ही दिन बाद जो अंशिता थी उसका दिमागी संतुलन भी कुछ ठीक नहीं रहा। उसको भी साइकाइट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ रही है। अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है उसको, अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती है। मन बड़ा अशांत रहता है, एक अजीब सा डर लगा हुआ रहता है उसको। ऐसा लगता है कि मुझे कोई मार डालेगा। इसको दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। मतलब वंशिका है थोड़ी ठीक सिचुएशन में और शगुन है भगवान की दया से, ये लोग भी धागे माला ये सब पहनते हैं, प्रॉपरली पूजा पाठ करते हैं, तब इनको ऐसा थोड़ा लगता है कि ठीक है। ये कहानी हमारे साथ वंशिका शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने सोची कि मैं शेयर नहीं करूँगी तो लोगों को समझ में कैसे आएगा कि क्या चीज़ करना चाहिए क्या चीज़ नहीं। कई बार हम एडवेंचर करने के चक्कर में ऐसी ऐसी कदम भी उठा देते हैं जिसके खिलाफ हमारा मन कर रहा होता है कि नहीं ये हमको नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम एक दोस्तों के प्रेशर में आके, हम सोशल प्रेशर में आके वो कदम उठा लेते हैं, लेकिन उसका खामियाजा वही भुगतना पड़ता है जो हमें पहले से फील हो रहा होता है। मतलब अब देखिए ये कहानी सुनाने से पहले भी मैंने ना जाने कितने रीटेक लिया, पता नहीं मैं ये कहानी बोल क्यों नहीं पा रहा था इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी। जब आप कुछ ना कर पाओ तो ऐसा लगता है कि कोई फोर्सेस हैं, कोई एनर्जीज़ हैं जो नहीं चाहती है कि आप कुछ चीज़ें दुनिया के सामने लेकर आए। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है, ये कहानी सुनाकर मैंने वो कंप्लीट किया। अब आप अपना फ़र्ज़ निभाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी चीज़ों से हमेशा बच के रहें। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।